नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 31। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। और जो टॉपिक है हमारा, वो जो पिछला वाला लेक्चर था हमारा, उसी लेक्चर के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसको देखिए, क्योंकि हम वहाँ से कुछ टर्म एड्स इचिट उठा के कहाँ रख देंगे, इधर पुट करेंगे। हमें बोलेंगे कि हमने वो पिछले वाले क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब एक एक करके इन टर्म को डिफाइन करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखो, हमने पिछले लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस की थी, वो क्या थी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कोई बताएगा कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? मैं लिखता हूँ, आप तब तक अपनी कॉपी में लिखिए। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, हमने पिछले नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। क्या था, हम बोलते हैं कि पूरे स्पेस में किसी पार्टिकल की फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, यूनिटी होती है, यानी 1 होती है। हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने ये बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल समवेयर एट एनी टाइम टी इज ऑलवेज यूनिटी। और उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा था हमने, कुछ इस तरीके से लिखा था कि इंटीग्रेशन साई स्टार, माना उस जो मेरे पास पार्टिकल है उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई है। तो कैसे, साई स्टार साई, और यहाँ पर साई स्टार क्या है, इस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। साई स्टार साई, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो क्या लिखता हूँ मैं, साई आर कॉमा टी, आर क्या है, पोजिशन वेक्टर है उस पार्टिकल का, और इंटू साई आर कॉमा टी टाइम पर हम देख रहे हैं, और इंटू डी भी कर दूँ मैं, ठीक है, ओवर वॉल्यूम, या फिर ऑल स्पेस करो, क्या करो इसको यहाँ पर, ऑल स्पेस, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात। और इसको कैसे डिफाइन किया हमने, इसे क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल समवेयर एट एनी टाइम टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ना। अब देखो, अगर टाइम चेंज हो तब क्या हो, ये तो कहाँ पर था, एट एनी टाइम टी था। अगर मैं टाइम को चेंज करूँ तब क्या होगा? आंसर है, टाइम को चेंज करने पर प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हमने क्या करना है, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। बोल सकते हैं टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है। अब टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन पी आर कॉमा टी और इंटू डी वी, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, एंड ओवर ए वॉल्यूम वी, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साई स्टार, इस खाली साई स्टार लिख दो, या फिर हाँ खाली साई स्टार लिख सकता हूँ, साई स्टार आर कॉमा टी लिख सकते हो, भी नहीं लिख सकता, खाली साई स्टार लिख दो, साई स्टार साई इंटू कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। तो ये ऐसा होगा, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट वी हुआ। अगर ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या निकालूंगा, टाइम डेरिवेटिव निकालो। अगर मैं दोनों को टाइम के साथ क्या कर दूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ, डेल बाई डेल टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी, और ये क्या आ जाएगा, पी आर कॉमा टी इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर भी टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, डेल बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि दो का फंक्शन है, आर का भी टी का, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वी, एंड दिस इज साई स्टार साई इंटू कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। अगर ये कंजर्व है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और यही क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हुई बात, ये आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और इसी को क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करें, इसी चीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना है। और यहीं से हम ये बोलेंगे कि इसको प्रूफ करने के बाद कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंजर्व होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, कोई कोई बुक वाले इसे नहीं लिखते हैं, वो सीधे क्या कर देते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक टर्म पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे। तो हम वहाँ से भी सीधे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करने के बाद सीधे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर वहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट है। क्लियर हुई बात, सॉरी, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। अब इस चीज़ को क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो इसको मैं यहाँ टॉप में लिख दूँ, ठीक है, फिर उसके नीचे क्या करूँगा, प्रूफ करूँगा, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए नीचे, तो इसे मिटा दूँ मैं।
ठीक है, इसी में डालता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लो, आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। देखो, आपको ये प्रूफ करना है कि डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसका, पी आर कोमा टी इंटू डी वी इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल बाई डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन साई स्टार साई इंटू डी वी एंड दिस बोथ आर इक्वल टू जीरो। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अगर हम ऐसा प्रूव कर पाए तो हम बोलेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो उसके हेल्प लेंगे किसकी, हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की। ठीक है, क्योंकि टाइम आ रहा है तो कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सिंस फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, शॉर्टकट में लिखें श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। क्या पता होता है, बताओ फटाफट क्या होती है, पढ़ा है और याद होनी चाहिए हमको। क्या होती है, लिखो फटाफट कॉपी में, यहाँ बिना देखे लिखना है। ठीक है, देख के लिखो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो लिखो क्या होता है, माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर। ठीक है, 3D में, 3 डायमेंशन की बात करें क्योंकि हमने 3 डायमेंशन यानी 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन देखा, तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशन, तो डेल स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साई आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई। अब r कॉमा टी नहीं लिख रहा बार बार में, ठीक है, खाली साई लिख दिया मैंने। फिर क्या आ जाएगा, प्लस v, यहाँ पोटेंशियल आता है साई, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर एनर्जी ऑपरेटर आता है, वो क्या होता है आई एच कट डेल बाई डेल टी इंटू क्या आ जाता है, इधर साई आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ अजम्पशन लेते हैं। एक अजम्पशन तो क्या है कि यहाँ पर जो हमारा v है, यानी जो पोटेंशियल है वो कैसा है, रियल है। जो v है मेरा वो कैसा है, रियल है। ठीक है, v कैसा है, रियल है, यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी आयोटा वाला पार्ट नहीं है। ओके, और वो तो ऑब्वियसली बात है, वो r और t का क्या होगा, फंक्शन होगा ना। अब देखो, अब एक काम करो, इस इक्वेशन 1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो। तो टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या करो, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का क्या ले लो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो। तो ले लो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा आपने, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने समय क्या करते हैं हम, जहाँ जहाँ पर आयोटा वाला टर्म होता है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस आयोटा वाला टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, और जो रियल टर्म होते हैं वो एज इट इज आ जाते हैं। देखो ये टर्म रियल है तो ऐसे ही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर। और एक बात आपको पता होगी कि जो ये साई होता है यहाँ इन क्वांटम मैकेनिक्स में, वो जनरली कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स होता है। जनरली जो साई होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई की जो क्या आ जाएगा, साई स्टार आ जाएगा। साई स्टार क्या है यहाँ पर, साई स्टार, यहाँ पर जो साई स्टार है वही है। ये साई स्टार क्या है हमारा, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। आप लिख भी सकते हो इसके आगे, हियर साई स्टार इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। और फिर क्या आ जाएगा, प्लस देखो v तो क्या है, रियल है, हमने ऐसा अज्यूम कर रखा है, तो v तो ऐसे ही रहेगा। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर साई स्टार आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का h आ जाएगा, सॉरी माइनस का i आ जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस i, h कट आ गया। फिर ये क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल टी इंटू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर साई स्टार आ गया। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ अब इतना लिखने के बाद अब कुछ करना है, यानी कुछ अब मैथमेटिकल ऐसे तिगड़मबाजी करेंगे हम। तो कुछ क्या तिगड़मबाजी, क्योंकि ये लाना ना ऐसा कुछ प्रूव करना है, तो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। तो तिगड़मबाजी कुछ ऐसी करनी है कि एक काम करो, इक्वेशन 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड से, और इक्वेशन 2 को भी साई से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या लिखो, जो इक्वेशन 1 है उसको, इक्वेशन 1 को लेफ्ट हैंड साइड से साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है, एंड दूसरा काम क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को क्या करना है, साई से मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड से। ये दो काम करने हैं, एक काम ये करना है और एक काम ये करना है। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। अब देखो ये जो माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m है वो तो कांस्टेंट है, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है, तो साई स्टार आ जाएगा इधर, और लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो तो इधर आएगा, डाइवर्जेंस के डेल स्क्वायर के इधर आएगा, और इधर क्या आ गया, देखो ये साई आ गया। फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, ये साई स्टार होगा, और ये v होगा, और ये साई होगा। फिर दिस इज इक्वल टू, और ये माइनस का प्लस का आई एच कट तो ऐसे ही है,
और क्या आ जाएगा देखो इधर पर साई स्टार आ जाएगा एक तो, फिर क्या आ जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ क्या आया साई आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल के आया है, इस इक्वेशन 1 से निकल के आया है। इसे मैं क्या बोल दूँ, इक्वेशन 1A बोल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1A से निकल के आया, सॉरी 1A बोला क्योंकि कहाँ से निकल के आया है, ये 1 से निकल के आया है ना। अब देखो इक्वेशन 2 में क्या करना है, साई से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ से, लेफ्ट की ओर, क्योंकि मैंने लेफ्ट में लिखा तो इधर की ओर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा देखो, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 2m आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा मेरे पास देखो, साई डेल स्क्वायर साई स्टार आ जाएगा, फिर प्लस का कितना आ जाएगा देखो, साई v साई स्टार आ गया, और दिस इज इक्वल टू माइनस का आई एच कट, माइनस का आई एच कट साई डेल बाई डेल टी इंटू कितना आ गया, ये साई स्टार आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2 से निकल कर 2A बोल दो इसको। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। नाउ अब कुछ और टर्म, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, ये लाना है हमको, ऐसा लाना है। तो क्या करें, इस इक्वेशन 1 को या फिर इस इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 1 को 2 से घटा दो, यानी क्या कर दो 1 माइनस 2 कर दो। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कि जो इक्वेशन 1 है माइनस क्या कर दो, इक्वेशन 2A कर दो, इक्वेशन 1A माइनस इक्वेशन 2A। मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, आप लिखना पूरा, आप पूरा यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखना कि नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, यानी ये करना है आपको। तो देखो लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड से होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से। तो पहले इसको लिखो, इधर वाले टर्म को लिखो, क्या आ जाएगा देखो, ये आ गया मेरे पास क्या, माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और ये क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर साई स्टार डेल स्क्वायर साई, फिर कितना हो गया ये प्लस का साई स्टार v साई, ये आया। फिर ये आएगा माइनस के साथ आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा देखो, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू कितना आ गया साई डेल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास इधर पर साई स्टार, और ये प्लस है, बाहर आएगा तो ये माइनस आएगा ये वाला, और ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का कितना हो जाएगा, ये साई v साई स्टार हो जाएगा। अब इक्वल टू राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड से माइनस होगा, तो पहले तो ये वाला टर्म आएगा ऊपर वाला, क्या है मेरे पास आई एच कट, और ये क्या आ जाएगा देखो ऊपर साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी, फिर ये वाला आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको, प्लस कितना हो जाएगा देखो, ये आई एच कट ये साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी हो गया। ठीक है, छोटा हो रहा है लेकिन मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आई होप आपको मतलब सुनाई दे रहा होगा ना क्या लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक चीज़ और, ये जो दो टर्म हैं, ये दो टर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी यहाँ पर ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, साई स्टार वी साई लिखो या फिर साई वी साई स्टार लिखो, सेम है। ठीक है, तो ये दो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इन दोनों क्या कर दो, इस तरीके से कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये और ये दो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, ये दो इक्वल नहीं होते, यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होने वाला है ना, लेकिन यहाँ पर ये साई एज इट इज आएगा, ये वी के साथ इसका मतलब कोई ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर कोई चेंज नहीं आने वाला है, किसमें, इस साई स्टार में, और यहाँ पर साई में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये दो सेम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो उससे कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज आएगा, तो ये दो सेम नहीं होंगे, लेकिन ये दो क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो, क्योंकि ये प्लस का या माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ना आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ने से पहले कुछ काम कर लें। ठीक है, इधर देखो ये चीज़ें मेरे पास, बढ़ूँ आगे, इसी को लिख दो जो लिखा है मैंने यहाँ पर, जो बचा माइनस करने के बाद जो बचा उसे लिखो। क्या है ये चीज़ है ना, यहाँ पर इसके दो पार्ट कर लेता हूँ मैं। देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और इंटू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास क्या, साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई, साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई, फिर कितना आ गया प्लस का, दिस इज एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और दिस इज साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ये चीज़ आया डेल स्क्वायर साई स्टार, और ये तो कैंसिल हो गया मतलब, फिर इक्वल टू कितना आ गया, जबकि मेरे पास इक्वल आ गया क्या, आई एच कट, दोनों से कॉमन है आई एच कट, तो आई एच कट कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया देखो, साई स्टार, ये आ गया मेरे पास क्या, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी, प्लस का साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई कितना आया, डेल टी आया, ये ब्रैकेट क्या हो गया मेरा, क्लोज हो गया। देखो इस ये एच से ये एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस आई को उठाकर कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, और यहाँ से भी कुछ टर्म बाहर कॉमन है, तो माइनस का एच स्क्वायर डिवाइड बाई
2m और ये i इधर से आया, ये बाहर आ गया, देखो अंदर कितना बच जाएगा, ये माइनस वाला कॉमन ले तो ये प्लस हो जाएगा वाला, ठीक है ऐसा ही होगा ना। माइनस वाला क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया, तो कितना आ जाएगा देखो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, दिस इज साई स्टार डेल साई स्क्वायर साई प्लस का कितना है ये बाहर आ गया, ठीक है। और ये कितना बचा साई डेल स्क्वायर, दिस इज साई स्टार ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया है, ये आ गया मेरे पास साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी प्लस का साई स्टार डेल बाई डेल टी, ये आया। ये लाना है, ये ध्यान देना है, इसको ध्यान रखते हुए कर रहे हैं कैलकुलेशन। अब देखो ये जो चीज़ है ना, या फिर उससे पहले इसको कुछ नाम दे दूँ मैं, इक्वेशन 2 तक हो गया था ना हमारे पास, इसे इक्वेशन 3 बोल दो, इसे क्या बोल दो, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3, ओके क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो ना। अब यहाँ पर से कुछ भी ले लो, या तो राइट ये ले लो या ये ले लो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यानी इसको ले लो, किस चीज़ को, इस चीज़ को, क्योंकि ये तो निकालना है हमको, इसको 0 के बराबर होना चाहिए, ये हमको निकालना है, इसको ले लें। देखो क्या ले सकते हैं हम इसको, हमारे पास क्या है यहाँ पर, नाउ क्या ले रहे हैं, जो डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन भी साई स्टार साई डेल भी ले रहे हैं, ठीक है, यानी इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन कैसे करेंगे, इस इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ, तो सॉरी इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाओ, पहला इसका डिफरेंशिएशन एक टर्म ऐसे रहेगा और फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला टर्म वैसे रहेगा, तो क्या आ जाएगा देखो, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन तो ऐसे रहा और ये कितना आ गया यहाँ पर साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई कितना आ गया, डेल टी आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, डी भी आ गया, ठीक है इतना किया ना। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो ये जो टर्म है यहाँ पर इक्वेशन 3 में, जो राइट हैंड साइड जो टर्म है वो यही तो है, यही चीज़ है वो, कोई कन्फ्यूजन है इसमें, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एक काम करो, नाउ इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको उठा कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ से उठा के, ठीक है। तो आप लिखना यहाँ पर हिंदी में कि मैंने इस टर्म को उठाकर यहाँ पर रखा है, या फिर नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 इन दिस हियर, ठीक है, यहाँ पर क्या रखना है, इक्वेशन 3 रखना है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ है इसको ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों सेम तो है, जो ये यहाँ पर ये चीज़ है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख दो, फिर इसमें क्या डर करना है, डरना तो है ही नहीं। तो डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन वी, और ये क्या आ जाएगा देखो, पी आर कोमा टी इंटू कितना आ गया, ये डी भी आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको रखो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी, ये टर्म क्या है, ये चीज़ है, क्या हो जाएगा, माइनस का एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये 2mi, और ये पूरा टर्म आया, क्या है मेरे पास देखो, ये है मेरे पास क्या, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर, दिस इज साई स्टार, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये डी भी आ गया, ठीक ओके ना। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, इस टर्म को थोड़ी देर कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये जो टर्म है यहाँ पर, तो माइनस का एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mi कांस्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन भी। अब ये जो चीज़ है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आपको याद रहना चाहिए कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या लिखता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार डेल स्क्वायर साई, सॉरी अब एक ही बचेगा, माइनस का क्या आ जाएगा, साई डेल साई स्टार, ठीक है। अब चाहो तो ये जो टर्म है इसका क्या निकाल सकते हो, डाइवर्जेंस निकाल सकते हो, ये जो टर्म है इसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जेंस। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, इस इतने को सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। लेकिन मैं अभी सॉल्व करने को जा नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड नहीं भरना है हमने, ठीक है, और हमने अगर पेपर में लिखना है तो पन्ने भी नहीं भरने 5-6, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। याद कर रखना है, बहुत सिंपल है, अगर डाइवर्जेंस यहाँ पर लिखाओगे तो एक यहाँ पर स्क्वायर कम हो जाएगा, तो खाली यहाँ पर डेल बचेगा, ठीक है, क्लियर हुई बात, ओके आगे बढ़ जाऊँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके ना। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट यार, ये एच स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, गड़बड़ होगी, आपने ध्यान नहीं दिया, देखो क्या है, यानी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये एच स्क्वायर नहीं, क्योंकि एक ऐसे एच कैंसिल हो गया इधर, ठीक है, ये ध्यान देने वाला, मतलब गलती होगी हमसे, सॉरी, ठीक, अब क्लियर है, अब ठीक है। तो एक काम करो, इसको अंदर ले जाओ, ये h/2mi को अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा देखो, ये आ गया मेरे पास क्या,
सॉरी यहाँ पर आई बचा, सिर्फ आई आया, इंटीग्रेशन वी, और ये डाइवर्जेंस ऐसे ही है। और किसका डाइवर्जेंस है, इसको अंदर ले गए हम, एच कट डिवाइडेड बाई 2mi, और ये क्या है मेरे पास, देखो साई स्टार डेल साई माइनस का साई डेल साई स्टार, ये चीज़ है, और इंटू डी वी। अब ये क्या है, यहाँ पर अगर उसको ध्यान से देखो, ये जो चीज़ लिखी है मैंने, कौन सी वाली चीज़, ये वाली चीज़ इतने में है, जो ये जो चीज़ है ये क्या है, यानी इसका मैं डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ, इसका मैं डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ। और डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकाला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी का निकाला जाता है। एक बात पता होगा आपका, मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने पढ़ी होगी कि जो डाइवर्जेंस होता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकाला जाता है। तो मैं इसको कोई वेक्टर क्वांटिटी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी जे डिफाइन कर रहा हूँ। लेट मी डिफाइन ए वेक्टर क्वांटिटी जे वेक्टर। और जे किसका फंक्शन होगा, साई और आर का, सॉरी साई और साई स्टार का फंक्शन होगा। और साई और साई स्टार किसके फंक्शन है, आर और टी के फंक्शन है। तो जो जे होगा वो भी किसका फंक्शन होगा, आर और टी का फंक्शन होगा। तो मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, ये जे आर कॉमा टी लिख सकता हूँ। तो लिख दूँ मैं इसको, और कैसे डिफाइन किया मैंने, जो यहाँ पर जे आर कॉमा टी है वो किसके बराबर होगा, इस जो ब्रैकेट में जो लाल ब्रैकेट के अंदर है वो चीज़, यानी क्या, एच कट डिवाइडेड बाई 2mi, और अंदर क्या बच गया, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, साई स्टार डेल साई माइनस का साई डेल साई स्टार। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ, क्लियर हुई बात। और आपको इसको इसी ऑर्डर में क्या करना है, याद करना है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगर पहले ये वाला टर्म है तो हमेशा पहले ये वाला टर्म क्या रखना है हमको, मतलब पुट करना है। और जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, इसका जो नामकरण है हमने कुछ इस तरीके से किया, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये क्या है हमारी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ना। अब इधर हमें क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने क्यों इसको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोला, तो उसको हम अभी थोड़ी देर में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ी देर में बताएंगे कि क्यों हमने इसको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोला। फिलहाल इधर आओ, ये जे हमने इसको जे डिफाइन किया है, तो इसको उठा कहाँ रख दो, इधर रख दो। तो एक हमारे पास नई क्वेश्चन बन के आएगी, तो हम लिखें उस क्वेश्चन को। उससे पहले जगह चाहिए हमको, तो जगह चाहिए तो ये उठाना पड़ेगा। ये तो प्रूफ करना है, ये तो हमको याद, मतलब यहाँ पर लिखे रहने दो। और ये आपको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखो देखो क्या हो जाएगा। ये तो ऐसे आएगा तेरे वाला टर्म, जो राइट हैंड साइड में उसको ऐसे लिखो। क्या है मेरे पास, देखो डेल बाई डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन वी पी आर कॉमा टी इंटू कितना आ गया, सॉरी इंटू कितना आया, डी वी आया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। ओ नो 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 नो, ये आई नहीं है यार बाहर, ये नेगेटिव है बाहर। ठीक है, आई तो अंदर चला गया, मिटा देना उसको, नेगेटिव है बाहर ये वाला। तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस का इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ, इस पूरे को जो क्या रख दो, जे आर कोमा टी रख दो। क्या रख दो, जे आर कोमा टी रख दो, क्योंकि ये भी किसका फंक्शन होगा, आर और टी का फंक्शन होगा। और इंटू कितना आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। और किस में है इंटीग्रेशन, वॉल्यूम में है। ओके ना, अब देखो इतनी चीज़ें मेरे पास ना। अब ये क्या है, डाइवर्जेंस है किसका, वेक्टर का। तो यहाँ पर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, सिंस वी नो कि इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन ए, या बोल सकते हैं एनी वेक्टर ए इन वॉल्यूम वी इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी ए, या फिर डी एस हो जाता है। ये पढ़ा है हमने, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। ठीक, कि डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी ए या फिर इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस थिंग। ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंडीशन है। यहाँ पर ए की जो क्या है, जे है, तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी जो ये है उसकी जगह ये लिख सकता हूँ। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तो डेल बाई डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन वी पी आर कोमा टी इंटू
डी वी इज इक्वल टू कितना आया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस तो ऐसे रहा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज होगा, ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर क्लोज होता है, और क्या आ जाएगा, आप बुक में आपके नहीं लिखा होगा क्योंकि उसको पता है, मतलब वो ऐसा एज्यूम करके चल जाता है, एज्यूम करके चलता है कि बच्चे को ये पता होगा कि यहाँ पर कैसा आने वाला है, एक क्लोज इंटीग्रेशन आने वाला है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास ये जे और ये क्या आया मेरे पास आर कोमा टी और डॉट डी एस आ गया, ठीक है। डी एस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, कोई एक वेक्टर है, नहीं क्या है, एक एरिया एलिमेंट वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर है, ठीक है। एरिया कैसे वेक्टर यानी स्यूडो वेक्टर होता है, तो ये क्या है मेरे पास एरिया वेक्टर है, क्या, डी ए, ओके। इतना हमको पता है ना। अब देखो इसको बॉक्स कर दो, इसे भी कुछ इक्वेशन दे दो, 3 हो गया था, इसे इक्वेशन 4 बोल दो, इसे इक्वेशन 5 बोल दो ना। एक काम करो, यहाँ से ये वैल्यू उठा के इधर रखो, ठीक है, क्योंकि समझना है, अब लास्ट स्टेप है। तो डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या आ जाएगा, देखो पी आर कोमा टी इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस ये रखोगे तो ये टर्म तो बाहर आ जाएगा, क्या, एच कट डिवाइडेड बाई 2m आई कैप तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, यहाँ भी एस लिख दो, और ये आ गया अंदर क्या है मेरे पास, देखो ये मेरे पास क्या, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, और डॉट कितना आ गया, ये डी एस आ गया, ठीक है, डॉट कितना आया, डी एस आ गया ना। अब देखो, अब एक बहुत छोटी सी बात है, मतलब छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कम समझ में आती है, ऐसी बात है। देखो क्या है, सिंस फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, देखो कोई भी अगर हमारे पास ये साई है, ये कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। यहाँ पर जो साई लिखा है हमने वो कैसा साई होना चाहिए, नॉर्मलाइज साई होना चाहिए, यही तो कंडीशन होती है, ठीक है। वही तो क्या होता है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं हम, या फिर उसको बोलते हैं वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी उसने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखते हैं, सिंस वी नो, या ऐसे लिखना मत, सिंस वी नो मैं सीधे बता रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब भी हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखते हैं तो क्या करते हैं हम, साई स्टार साई और यह क्या आता है डी वी या फिर डी क्यूब आर ऐसे लिखते हैं, डी क्यूब आर, और इंटीग्रेशन कहाँ, ऑल स्पेस, इंटीग्रेशन कहाँ, ऑल स्पेस, एंड दिस इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 1 होता है, ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और वही वेव फंक्शन एप्लीकेबल होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, वही वेव फंक्शन क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एक यही कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशन है, लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो इस कंडीशन से रिलेटेड है, तभी मैं इस कंडीशन की ही बात कर रहा हूँ, ओके। यानी जो वेव फंक्शन साई है यहाँ पर वो कैसा है, स्क्वायर इंटीग्रेबल है, यानी उसने इस वैल्यू को क्या कर रखा है, यानी इस कंडीशन को क्या कर रखा है, सेटिस्फाई कर रखा है, यानी उसने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रखा है। और यहाँ पर जो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है वो कहाँ है, ऑल स्पेस है, तो यहाँ पर भी जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, ऑल स्पेस होगा, ठीक है। बात आ रही समझ में कि यहाँ पर जो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा ऑल स्पेस होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो साई ले रखा है वो कैसा साई है, नॉर्मलाइज साई है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में यहाँ पर जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन की लिमिट होती है वो कैसी होती है, ऑल स्पेस होती है। तो ये जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, ऑल स्पेस होगा। अगर मैं अब इस सरफेस की बात करूँ तो सरफेस कौन सा होता है, ये वो सरफेस है जिसने इस वॉल्यूम को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ये बात ध्यान देनी है, अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी है तो वो पता होगा कि यहाँ पर जो ये अगर थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, इसको विजुलाइज कर रखा है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सरफेस है, ये इस वॉल्यूम को, जिस सरफेस ने इस वॉल्यूम को कवर कर रखा है वो सरफेस है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ये वॉल्यूम है, इसको थोड़ी देर के लिए एक क्या मान लो, क्यूबॉइड मान लो, ठीक है, पैरेललोपेड मान लो, ठीक है, इस तरीके से ना। अब अगर इसका कुछ वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच है, तो ये सरफेस क्या होगा, इसका ये सरफेस होगा, यानी इसके जो मेरे पास 6 फेस हैं उन 6 के 6 फेस का के एरिया का जो सम है वो ये है, ये सरफेस है, क्योंकि उस सरफेस ने इस पूरे वॉल्यूम को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। यानी दिस इज द वॉल्यूम कवर्ड बाई दिस सरफेस। अब समझ में आ रहा है, यानी ये जो सरफेस है उसने क्या कर रखा है, इस वॉल्यूम को कवर कर रखा है। अब देखो, अगर अब ये वॉल्यूम क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि ऑल इनफाइनाइट नहीं है, क्या है, ये ऑल स्पेस है। ये जो वॉल्यूम का इंटीग्रल की लिमिट है वो क्या है, ऑल स्पेस है। तो ऑल स्पेस वाले वॉल्यूम को कवर करने के लिए जो सरफेस चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी
इनफाइनाइट सरफेस होना चाहिए। और यानी यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या है, इनफाइनाइट है, यानी जो सरफेस का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ है, इनफाइनाइट है। और एक चीज़ और जानते हैं हम, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी, व्हेन या फिर r टेंस टू इन्फिनिटी, कुछ भी बोल दो, अगर यहाँ पर x तो x बोल दो, r है तो r बोल दो, व्हेन r टेंस टू इन्फिनिटी देन साई टेंस टू जीरो, ये पढ़ा था ना हमने, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन होता है वो लोकलाइज भी होता है, वो कैसा होता है, लोकलाइज भी होता है, यानी जैसे जो सरफेस होगा वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगा, यानी इनफाइनाइट इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, उसी टाइम पर साई क्या हो जाएगा, जीरो की ओर टेंड करना, यानी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कैसे हैं, लोकलाइज्ड फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, लोकलाइज्ड फंक्शन है, पढ़ा था ना हमने, ये फंक्शन ऐसे होते हैं, किस टाइप से, यानी वेव पैकेट के फॉर्म में होते हैं ना, यानी जब अगर ये x इक्वल टू जीरो है, जब x इक्वल टू जीरो के पास है तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड है, यानी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, लेकिन जैसे हम x इक्वल टू जीरो से दूर की ओर जाते हैं, यानी इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो मेरा वेव फंक्शन है वो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। तो अगर ये जो सरफेस है वो इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साई है वो जीरो की ओर टेंड कर रहा है। अगर साई जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आगे से आपको याद रखना है कि ये जो टर्म होता है कितना हो जाता है, अगर यहाँ पर सरफेस क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो ये जो टर्म होता है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको आपको अगर पेपर में लिखो तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठा लो, उसको पता है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता है कि जीरो होता है, ठीक है। बस आपको ये कंडीशन लगानी है वहाँ पर, मतलब ये लिखना है कि ये सरफेस है और ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम ऑल स्पेस है, और ऑल स्पेस वॉल्यूम को ढकने के लिए जो मेरे पास सरफेस होगा वो इनफाइनाइट एक्सटेंड का होगा, तो इसका मतलब ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, और कोई पूछे, हाँ ऐसा आपको वैसे पूछ सकते हैं, अगर वाइवा दे रहे हो तब पूछ सकते हैं, आपको क्या बोलना है, अगर r टेंस टू जीरो है और ये जो साई है वो लोकलाइज्ड फंक्शन है, सॉरी r टेंस टू इन्फिनिटी है और जो साई है वो कैसा है, लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो अपने आप ही वहाँ पर साई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब r इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। क्लियर हुई बात, तो ये जीरो हो गया, तो आप रख दो, प्रूफ हो गया हमारी चीज़। तो देखो इसे मिटाऊँ इधर, हम देखो इसे मिटा रहा हूँ, इसे मिटाया, अब देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास क्या आया, डेल बाई डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन वी, दिस इज पी आर कॉमा टी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था कि प्रोबेबिलिटी क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट रहती है, आ गई कांस्टेंट, ठीक है, यानी कंजर्व रहती है, यानी उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। एक मिनट यार, क्या हो गया, ओके, ठीक है, मेरे पाँव को चींटी ने काटा, चींटियाँ हो रही, देखो हो गया हैंस प्रूव्ड। अब देखो इतना तो हो गया, इसको यहीं पर ख़त्म कर सकते, लेकिन आपको लग रहा होगा मतलब फील नहीं आई, मतलब मज़ा जैसा नहीं आया, ऐसा लग रहा होगा थोड़ा बहुत। देखो अभी दिलाता हूँ मज़ा, कैसे, देखो इधर देखो, किसको देखो, किसी भी इक्वेशन को देख लो, या इसको देखो या इसको देखो, इसको देख रहे हो, इस इक्वेशन को देखो, तो नाउ सी इक्वेशन 5, इसके नीचे क्या लिखो, नाउ सी इक्वेशन 5। देखो इक्वेशन 5 आपको कुछ बताना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, जो मुझे ये बताएगा ना कि जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा, वो जीनियस, ठीक है। आप सोचो, मैं तब तक इक्वेशन लिखता हूँ, या फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ सी इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है मेरे पास, डेल बाई डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन वी पी आर कॉमा टी इंटू कितना आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू, दिस इज एस, और ये क्या आ गया देखो, जे आर कॉमा टी, और डॉट कितना आ जाएगा, ये डी एस आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है।
तो ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर ए वॉल्यूम वी, ठीक है, किसी वॉल्यूम वी से मैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है, ये चीज़ क्या है, दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एस। अब इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये ध्यान देना, दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एस बाउंडेड दिस वॉल्यूम वी, जिसने इस वॉल्यूम वी को क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, वो तो भी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, ऐसा होता है करके, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्ट, सॉरी यहाँ बोलो, इसे क्या बोलो, रेट ऑफ दिस इक्वेशन सो दैट दिस इक्वेशन सो दैट एक बार मैं देख लूँ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं ना, वो सही रहेगा। ठीक है, हाँ वही है, दिस इक्वेशन शो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल, दिस इक्वेशन शो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल, देखो रटना नहीं है, मैंने रटा था ना, मैं गलती कर ली मैंने, ठीक है, मतलब गलती क्या कर ली, मैं भूल गया, मैंने बोला सही लेकिन मेरे को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्यों, क्योंकि मैंने रटा था। देखो अब नहीं रटा है, अब मेरे को समझ में आया क्या है, देखो इधर देखो, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम वी है, ठीक, और ये क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम वी, कहाँ, इन वॉल्यूम वी, इन वॉल्यूम वी इज इक्वल टू किसके होता है, इस चीज़ के होता है। ये चीज़ क्या है, फ्लक्स पासिंग थ्रू, अब मैं अभी बोलूँगा इसको फ्लक्स क्यों बोला हमने, इज इक्वल टू, क्योंकि फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एस बाउंडेड वी, इस सरफेस एस ने क्या कर रखा है, इस वी वॉल्यूम को बाउंड कर रखा है, और उस सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम वी के बराबर है ना। उसको फ्लक्स क्यों बोला, देखो फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था आपने, देखो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन, अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ, ई डॉट डी ए था या फिर ई डॉट डी एस था, ठीक है। अब यहाँ पर ई क्या है, वेक्टर है, डी एस क्या है, सरफेस सरफेस एलिमेंट है या फिर एरिया एलिमेंट है, ठीक। तो यही चीज़ तो है, ये वेक्टर है, ये एरिया एलिमेंट है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और ये क्लोज है, ठीक। तो वो क्या हुआ, फ्लक्स हुआ, तो इसके एनालॉजी क्या लिख दिया यहाँ पर, फ्लक्स लिख दिया, ठीक है। और चलो फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया, इस जो इक्वेशन है उसका क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या दिखाना चाह रही है वो हो गया, ठीक। ये लिख लो आप, क्या हुआ, दिस इक्वेशन शो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम वी इज इक्वल टू द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एस बाउंडेड वी, इस वॉल्यूम वी को क्या कर रखा है, उसने बाउंड कर रखा है। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ठीक है। नाउ सी इक्वेशन नंबर 4, नाउ सी इक्वेशन 4, देखो इक्वेशन 4 को अगर ध्यान से देखें, ये मिटा दो मैं नीचे वाला, देखो इसे मिटाओ, इक्वेशन 4 को ध्यान से देखो, क्या है इक्वेशन 4 मेरे पास, ये चीज़ है, क्या है देखो, डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन वी पी आर कॉमा टी इंटू क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ क्या आ जाएगा, जे, अब आर कोमा टी बार बार खाली जे लिख दो, काम चल जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा वी, ये डाइवर्जेंस है, याद रखना, ओके। इस टी को मैं ले सकता हूँ, इंटीग्रेशन का अंदर ले सकता हूँ, आंसर यहाँ लिख सकता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम डेल बाई डेल टी, और ये क्या आ जाएगा, देखो पी आ जाएगा, खाली पी लिख दो, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम वी एट एनी टाइम टी है, ठीक। एंड डी वी दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस का, इस माइनस को भी अंदर ले लो, ये v माइनस का डेल डॉट जे इंटू क्या आ गया, डी वी आ गया। अब देखो दोनों ओर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है,
तो मैं ये जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर होगा, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ऐसे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ जे लिख सकता हूँ, आंसर यहाँ लिख सकता हूँ। इसको इधर ले आओ, देखो क्या हो जाएगा ये, डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी प्लस का कितना आ जाएगा ये डाइवर्जेंस ऑफ जे एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ इस इक्वेशन को देखकर आपको किसकी याद आ रही है? इस इक्वेशन को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है तो बताओ मेरे को, ठीक है। मुझे तो कुछ याद आया, और मुझे क्या याद आया, देखो अभी मैंने आपसे बोला ना कि जो मुझे इसका फिजिकल मीनिंग बताएगा वो जीनियस हुआ। मैं खुद नहीं बता पाया, इसका मतलब मैं जीनियस नहीं हूँ, ठीक है। आप लोगों में से किसने बताया तो वो जीनियस है, ठीक है, ओके। मतलब खुद बता नहीं पाया, मतलब क्या था, मैंने रटा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया क्या है। जिस तरीके से मेरे को भी समझ में आया, आई होप आपको भी समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ठीक। तो इसको छोड़ दें आप, तो इधर आ जाओ, इस चीज़ को देखो, ये चीज़ क्या है। इस चीज़ को देख, इस चीज़ के जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कहाँ पढ़ा हुआ है? इन ईडी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ इस तरीके का पढ़ा हुआ है। मैं लिखता हूँ, आई होप आपकी आंखें खुले। इन ईडी वी नो, इन ईडी, ईडी का मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कुछ ऐसा पढ़ा है हमने, डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी प्लस का डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0, ऐसा पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। यहाँ पर जो रो है उसको हमने क्या बोला था? चार्ज डेंसिटी बोला था, दिस इज चार्ज डेंसिटी। और जो जे है इसे हमने क्या बोला था? करंट डेंसिटी बोला था। जो जे है वो क्या है हमारा? करंट डेंसिटी है, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने क्या बोला था? दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन ईडी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ईडी है। तो अगर मैं इसके एनालॉजी इस इक्वेशन को देखूं, यहाँ पर P क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। P क्या है हमारी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। और J, अब इसके एनालॉजी देखो, J क्या हो जाएगी? कुछ करंट डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगी? ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोल दिया। क्लियर हुआ बात? और P क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, बिकॉज यहाँ पर क्या था वो, ये हटा देना हमने, तो अब क्या बचा? सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बचा, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड दिस थिंग इज जे, जो क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। जे क्या है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। बिकॉज कभी कभी खाली करंट या फिर प्रोबेबिलिटी करंट ही बोल देते हैं कोई कोई बुक वाले, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोल के चलेंगे, और यहाँ पर डॉट है, ओके। और अगर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ईडी है तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्या होगी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स होगी ना। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये क्या दिखाती है? इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दिस इक्वेशन शोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या दिखाती है? दिस इक्वेशन shows कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको दिखाती है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाती है। तो ये इक्वेशन क्या दिखा रही होगी? जहाँ यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो ये इक्वेशन किसको दिखाती है? दिस इक्वेशन शोज, दिस इक्वेशन शोज कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसको दिखाती है? कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इस जो मेरे पास क्वेश्चन लिखी है इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? ये हुआ कि ये किसको दिखा रही है? कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को दिखा रही है। कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्लियर। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ें, ऐसा हो गया, ओके। इसे मिटा दूँ, ये तो हमने कंपेयर कराने के लिए लिखा था, ठीक है। तो यही रीजन है, इसको क्या बोला हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, इसको हमने क्यों बोला? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, क्योंकि हम यहाँ उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसको जे को क्या बोल दिया हमने? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोल दिया। क्लियर हुआ इतना बात? अब देखो, अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि स्टेशनरी स्टेट क्या होती है। हिंट डालो, स्टेशनरी स्टेट क्या है? हेडिंग स्टेशनरी स्टेट।
स्पेलिंग देख लेना स्टेशनरी की, मेरी गलत भी हो सकती है। स्टेशनरी स्टेट, इफ़ अगर मैं ये बोलूँ इफ़ डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू कितना हो हमारा 0 हो, अगर डाइवर्जेंस ऑफ जे कितना हो 0 हो, इस इक्वेशन में जो डाइवर्जेंस ऑफ जे है वो कितना हो 0 हो, देन इसका मतलब क्या होगा, देन मेरे पास यहाँ पर जो डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी है वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। और अगर किसी सिस्टम में कुछ ऐसा हो रहा हो तब हम उसे क्या बोलते हैं, उस सिस्टम की स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ए स्टेट तो लिखो, ए स्टेट सेट टू बी, ए स्टेट सेट टू बी स्टेशनरी if probability density is constant, if probability density is constant, या और इसको क्या लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, अगर क्या हो डाइवर्जेंस ऑफ जी कितना हो 0 हो तब भी ऐसा होगा, ठीक है, तभी तो हुआ। ओके, तो ये क्या होगा हमारे पास स्टेशनरी स्टेट की क्या होगी डेफिनेशन होगी। और ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, प्रोबेबिलिटी जे पढ़ा था, यानी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो क्या होता है, ठीक है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो ये आपको ये याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2mi इंटू क्या होता है साई स्टार डेल साई माइनस का साई डेल साई स्टार, ये चीज़ होती है, ठीक है। ये आपको क्या होनी चाहिए, कंठस्थ याद होनी चाहिए। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो कभी कभी आपको वेव फंक्शन उसने दिया होगा, यानी साई दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर दिस वेव फंक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको मतलब वहाँ पर रख के टर्म रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। आज मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, मैंने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेरा क्यों आवाज़ कम आ रही है, क्योंकि मैं वीडियो रात को बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 बज गया है, अगर आपको दिख रहा है इधर तो 1 o'clock 1 बज गया है, तो ऑब्वियसली बात है, तो आराम से बोलना लाजमी है, ठीक है। पड़ोसी उड़ जाएंगे और लोग भी रहते हैं आस अगल बगल में, घर वाले ही उड़ जाएंगे, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।